हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि एमएस यूनिवर्सिटी ने बीकॉम की एग्जामिनेशन शुरू कर दी है। बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हो पाई है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज शुरू की है, जहां पे हम लोग एफ वाई एस वाई एंड टी वाई तीनों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की एक रिविजनरी लेक्चर की सीरीज लेने वाले हैं, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और उसको किस तरह से आंसर करना है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी लिंक आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अपने जूनियर्स और सीनियर्स को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टीवाई बीकॉम के एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अर्निंग्स पर शेयर, जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अर्निंग पर शेयर है क्या। तो ईपीएस एक फाइनेंशियल रेशियो है विच इंडिकेट्स अर्निंग्स अवेलेबल पर इक्विटी शेयर। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो हमेशा इसको कैलकुलेट किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो हम लोग को क्या करना होगा, जितनी भी अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हमें मिल जाएगा कि एक इक्विटी शेयर पे कितना अर्निंग मिल रहा है। तो अब जान लेते हैं कि ईपीएस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ईपीएस सबसे पहला यूज होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। अगर ईपीएस ज्यादा है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा माना जाता है। अगर ईपीएस कम है या नेगेटिव है तो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, ऐसा माना जाता है। दूसरी चीज, एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनीज को कंपेयर करने के लिए भी ईपीएस का यूज किया जाता है। तीसरी चीज, एक ही कंपनी के दो अलग अलग सालों को या दो अलग अलग पीरियड, दो अलग अलग क्वार्टर्स हो सकते हैं, दो अलग अलग साल हो सकते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए भी ईपीएस का यूज होता है। चौथी चीज, कोई कंपनी है जिसके शेयर्स मार्केट पे लिस्टेड है, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वहां पे भी मार्केट प्राइस को निकालने के लिए ईपीएस का काफी ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ से आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन। तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एएस 20 को नोटिफाई किया है, ताकि जहां पे भी एएस 20 की कैलकुलेशन हो रही हो और रिपोर्टिंग हो रही हो, सब एक तरीके हो, कंसिस्टेंसी बनी रहे उसमें। अब इसको एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ की गई है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको किसको एप्लीकेबल है? जितनी भी कंपनीज है जो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या उनके पोटेंशियल इक्विटी शेयर लिस्टेड होने वाले हैं, उन सभी को ये एप्लीकेबल है। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता क्या है? तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो फ्यूचर में कभी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, शेयर वारंट्स या ईसॉप्स, ये सारे के सारे जो कभी ना कभी एक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको बोला जाता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे तुमको दो एमसीक्यूज बन सकते हैं, एक एप्लीकेबिलिटी के रिलेटेड और दूसरा पोटेंशियल इक्विटी शेयर के रिलेटेड। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एस 20 लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है, बट आईसीएआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है, जहां पे उन्होंने बताया है कि जो भी कंपनी शेड्यूल 6 के हिसाब से बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रही है, उनको भी ईपीएस रिपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों ही तरीके की बैलेंस शीट रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से ही बनती है। तो सारी कंपनीज जो भी बैलेंस शीट बना रही है और प्रेजेंट कर रही है, उनको ईपीएस देना जरूरी हो गया। अब दो तरह के ईपीएस होते हैं जो कंपनी को रिपोर्ट करने होते हैं, एक है बेसिक ईपीएस, दूसरा है डाइल्यूटेड ईपीएस। तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक ईपीएस के बारे में। तो बेसिक ईपीएस कुछ भी नहीं है, सिंपल जो भी अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। तो आपको मिल जाएगा बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, आपको प्रॉफिट कौन सा लेना है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी कौन से लेने हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको प्रॉफिट कौन सा लेना है। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और सब कुछ निकाल दो। उसके बाद जो भी करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन है वो डिडक्ट कर दो। और वहां से उसके बाद प्रेफरेंस शेयर अगर है तो उसका डिविडेंड आपको माइनस करना है। इसके लिए एक नोट है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आप माइनस कर दो। साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड पे जो भी आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पेमेंट किया है, वो भी आपको माइनस कर देना है। तब जाके आपको मिलेगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे जो नोट पड़ी थी हमने प्रेफरेंस शेयर के लिए, वो पढ़ लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर आप किसी साल में आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी प्रॉफिट, तो वो शेयर जो डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट होगा और नेक्स्ट ईयर में आपको पे करना होगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, अगर किसी साल में आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है तो आपको डिविडेंड को नहीं देना है। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर है और वहां पे आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो ही आपको माइनस करना है। अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आपको डिडक्ट नहीं करना है।
बट अगर केस आया क्यूमुलेटिव का, आपने प्रोवाइड किया है या नहीं किया है, क्योंकि आपको पे तो करना ही पड़ेगा, तो आपको डिडक्ट कर ही देना है, अगर प्रोवाइड किया है तो भी, नहीं किया है तो भी। और दूसरी चीज, अगर अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आप चुका रहे हो तो वो आपको माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको करंट ईयर का प्रॉफिट गिनना है, उसमें आप पिछले साल की इफेक्ट नहीं दे पाओगे। तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो भी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने के लायक है वो आपने निकाल लिया। अब ये टोटल है, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, बट यहाँ पे भी एक कैलकुलेशन है, हमको निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं ले सकते। क्यों? रीजन ऐसा है कि साल के स्टार्टिंग में नंबर ऑफ शेयर अलग हो सकते हैं और एंड में अलग हो सकते हैं। बीच में क्या हो सकता है? आपने नए शेयर इशू कर दिए, आपने कोई बोनस शेयर दे दिए, या आपने बायबैक ऑफ शेयर कर दिया, तो शेयर के नंबर ऊपर नीचे होने की वजह से आप एक एवरेज नंबर नहीं ले सकते। आपको क्या लेना पड़ेगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये वेट कैसे लेंगे हम लोग टाइम के हिसाब से वेट देते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और भी हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो कभी कभी क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं पार्टली पेड अप होते हैं, तो वहां पे हमको क्या करना है? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। और जो भी हम लोग ईपीएस कैलकुलेट करेंगे वो भी हमारा, अगर 5 रुपए का शेयर है और आपने पार्टली पेड अप किया है 2.5 रुपए, तो जो भी ईपीएस है उसको भी आधा कर देना पड़ेगा। साथ ही साथ कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। एक 10 रुपए वाला हो सकता है, एक 100 रुपए वाला हो सकता है, तो अलग अलग कंपोजिशन के शेयर होंगे। वहां पे भी आपको क्या करना है? आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है और ईपीएस भी उस तरीके से दिया जाएगा। और कभी कभी बोनस शेयर भी इशू करते हैं, तो बोनस शेयर के केस में हमको क्या मानना है कि हम लोगों ने पिछले साल ही बोनस शेयर इशू कर दिए ऐसा मानेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स 1 तारीख से ही बढ़ जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किस तरह से निकालते हैं वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2010 आर 2000। तो हमको क्या करना है? इस तरह से टेबल बनाना है। तो टेबल में हम लोग क्या करेंगे? 1 जनवरी 2010 लेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2000। फिर दूसरा कॉलम, आपने नए शेयर इशू किए 31 मई को, तो 31 मई 2010 आपने नए शेयर इशू किए 600, और आपने बायबैक किए हैं शेयर्स 300, तो 300 तो माइनस होगा क्योंकि बायबैक से शेयर्स कम हो जाते हैं। और वो कब किया आपने? 1 नवंबर 2010। अब आपको क्या करना है? इसको वेट देना है। तो वेट कैसे देंगे? ये 2000 शेयर्स 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक थे, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से और डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरी चीज, आपने 31 मई को नए शेयर इशू किए 600, इसको मल्टीप्लाई करोगे 31 मई के बाद जून से लेके दिसंबर तक 7 मंथ्स बाय 12, और आपने 300 शेयर्स बायबैक किए 1 नवंबर से, तो नवंबर एंड दिसंबर इंटू 2/12 इस तरह से करेंगे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 2300। तो आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 2300। सेम वे एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम लोग पार्टली पेड अप शेयर्स का देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना था शेयर्स का 2010 में? 2000 शेयर्स, एंड यू हैव इश्यूड न्यू शेयर्स ऑन 31 अक्टूबर, 600 शेयर इशू किए जो 10 ईच के हैं बट पार्टली पेड अप है, 5 पेड अप। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन किस तरह से करना है? 2000 इंटू 12/12 फर्स्ट इज क्लियर, देन 600 इंटू 5/10 आपको नंबर ऑफ परसेंटेज लेना है, आपको परसेंटेज लेना है, फ्रैक्शन लेना है। तो 5/10 किया इंटू 2/12, 2/12 किस लिए लिया कि हम लोगों ने अक्टूबर में शेयर इशू किया था, नवंबर एंड दिसंबर का। तो इस तरह से आपको 2050 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। अब एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम लोग पूरी तरह से समझ लेते हैं क्या चीजें हो रही है। आपका 2020 का नेट प्रॉफिट था 18 lakhs और नेट प्रॉफिट फॉर 2021 इज 60 lakhs, मतलब 2 years का इंफॉर्मेशन दिया है। 2020 का प्रॉफिट है आपका 18 lakhs एंड 2021 का प्रॉफिट है 60 lakhs। आपके नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग टिल 30th सितंबर इज 20 lakhs। अब बोनस इशू है 1 अक्टूबर को, मतलब ऑन द वेरी नेक्स्ट डे हमने बोनस इशू किया है। अब बोनस इशू में क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 न्यू शेयर्स दे रहे हैं फॉर 1 ओल्ड, मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 2 शेयर और मिलेंगे, मतलब यहाँ पे जो 20 लाख शेयर है प्लस और 40 लाख शेयर बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 60 लैक्स। अब बोनस इशू के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी हम लोग बोनस शेयर दे रहे हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि पिछले साल ही बोनस शेयर दे दिया, मतलब दोनों ही सालों के लिए मुझे क्या करना होगा? 60 लाख के हिसाब से मुझे ईपीएस गिनना पड़ेगा। तो देखो मेरा प्रॉफिट है 18 लैक्स
फॉर 2020, फॉर 2021 इज 60 lakhs। अब मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 लाख थे, प्लस मैंने बोनस शेयर दिया, तो 20 इंटू 2 40 lakhs बोनस शेयर हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 60 lakhs। अब मुझे फर्स्ट ईयर का ईपीएस गिनना है फॉर 2020। कैसे गिनूंगा? 18 लाख डिवाइडेड बाय 60 lakhs इज इक्वल टू 30 lakhs। अब इसको क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है? क्योंकि एएस की रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही बोनस इशू करो आपको पिछले साल का भी ईपीएस करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो आपने एडजस्टेड ईपीएस गिन लिया और इस साल का ईपीएस 60 lakhs का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 60 lakhs नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरा ईपीएस आया 1 रुपी और यहाँ पे 30 पैसा। तो इस तरह से हम लोगों ने ईपीएस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और जब भी बोनस इश्यू होता है तब हमको क्या करना है वो भी हमको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि बोनस इश्यू वाला क्वेश्चन, और साथ ही साथ उसको एडजस्टेड ईपीएस क्या दिखाना है वो भी कैलकुलेशन आपको पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम समझते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में। तो बेसिक ईपीएस हमको दिखाता क्या है? बेसिक ईपीएस हमको दिखाता है कि फ्यूचर में आपका ईपीएस किस तरह से रहेगा आज के ईपीएस के बेस पे, अगर नंबर ऑफ शेयर्स चेंज ना हो तो। बट हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं जो कन्वर्ट होंगे कभी ना कभी फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में, तो उसकी वजह से जो भी इफेक्ट होने वाला है आज के ईपीएस में उसको दिखाने के लिए एक डाइल्यूटेड ईपीएस बनाया गया है, जहां पे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में जो भी कन्वर्जन होने वाले हैं वो हो गए हैं और आपका ईपीएस कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी फिर से, फुल्ली डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर और साथ ही साथ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब ये क्यों निकालते हैं हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको भी मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगी हमारे ईपीएस पे, इसलिए ये रिपोर्टिंग की जाती है। तो अब समझते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पुराने वाला ही है, बट यहाँ पे आपको दो इफेक्ट देनी है। पहली देनी है कि डाइल्यूटेड अर्निंग्स ऐड कर देनी है या लेस कर देनी है जो भी हो रहा है, और साथ ही साथ आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ा देने हैं बाय द नंबर ऑफ शेयर्स जो बनेंगे कन्वर्जन होने पे। तो पहला, नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे गिनेंगे? यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर हैं जो कन्वर्जन होने वाले हैं तो उस पे जो भी डिविडेंड आप पे करने वाले थे आप पे नहीं करोगे क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एड बैक कर दो। साथ ही साथ उस पे जो होने वाला जो भी हमारा खर्चा था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का वो भी आपको एडजस्ट करना है। या फिर आपके पास डिबेंचर से जो कन्वर्ट होंगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, तो वो आपको एड बैक कर देना है और साथ ही साथ उसके टैक्स की इफेक्ट भी दे देनी है। तो आपको मिल जाएगा डाइल्यूटेड अर्निंग्स, और साथ में उसको डिवाइड करोगे आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, बट जो रिवाइज्ड है उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके शेयर्स कन्वर्ट होके बढ़ रहे हैं उतने आपको बढ़ा देने हैं। तो इस तरह से आपको डाइल्यूटेड ईपीएस भी मिल जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। आपका नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का 1 करोड़, आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 50 लाख। तो आपको बेसिक ईपीएस गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लैक्स, आपका बेसिक ईपीएस 2 रुपए आ गया। अब यहाँ पे आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच कितने हैं? 1 लाख, ये नंबर है। अब ये कन्वर्ट होंगे 10 इक्विटी शेयर्स में, मतलब एक डिबेंचर कन्वर्ट होके 10 बन जाएगा, मतलब टोटल आपके कन्वर्जन होने के बाद कितने शेयर्स हो जाएंगे इंटू 10 करोगे तो आपका कन्वर्जन के बाद 10 लाख इक्विटी शेयर्स बढ़ जाने वाला है। अब इस पे जो डिबेंचर है इस पे इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? 12 लाख, और टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब जैसे ही आप 12 लाख का एक्सपेंस डिडक्ट करते हो तो आपको 3,60,000 का टैक्स का सेविंग हो जाता है। अब मुझे रिवाइज अर्निंग भी गिनना है, रिवाइज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी गिनना है टू कैलकुलेट द डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस हो गया। अब रिवाइज अर्निंग्स गिनोगे तो आपका प्रॉफिट हो रहा था 1 करोड़। अब आपका आप कन्वर्ट हो जाएंगे डिबेंचर्स तो आपको इतना इंटरेस्ट का खर्चा नहीं होगा, आपको खर्चा नहीं होगा तो एडबैक करोगे, बट साथ ही साथ में आपको इस खर्चे की वजह से जो टैक्स बच रहा था वो भी आपका चला जाएगा, तो आपको इतना माइनस करना पड़ेगा। तो आपकी रिवाइज अर्निंग आ गई 1 करोड़ 8,40,000। अब रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स, तो पहले 50 लाख शेयर थे, अब 10 लाख शेयर्स और ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 60 लाख। अब आपको डाइल्यूटेड ईपीएस गिन लेना है। रिवाइज अर्निंग आ गई, रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, तो 1 करोड़ 8,40,000 डिवाइडेड बाय 60 lakhs कम्स टू 1.81। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा 2 रुपए का ईपीएस था, जो बीईपीएस बेसिक ईपीएस वो डिक्रीज होके 1.81 होगा। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको क्या बताता है कि आपको मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट दिखानी पड़ेगी, इतनी रिपोर्टिंग
करनी पड़ेगी और कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर होते हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंडेटरी डिस्क्लोजर क्या है, AS20 के हिसाब से आपको दोनों ही तरह के ईपीएस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दिखाने पड़ेंगे। आपको डाइल्यूटेड और बेसिक दोनों ईपीएस और करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों के दिखाने हैं। साथ ही साथ कभी भी बोनस इश्यू होता है तो आपको रीस्टेट करके दिखाना है ईपीएस। तो और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, बट मेनली ये 3-4 चीजें हैं जो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा AS20 पूरा कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक की जो भी पीपीटी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और इसको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी नॉलेज बढ़े और उनको भी एग्जामिनेशन में हेल्प हो। साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस है उसकी अपडेट मिलती रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.